तो वीआर और वीआई स्केड्यूल को कंपेयर करने के लिए हम एक प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। मतलब एक प्रोसीजर का यूज़ किया गया था, जिस प्रोसीजर का नाम रखा गया था योकिंग। इसमें क्या हुआ, बेसिकली दो सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली दो सेपरेट चेम्बर्स में प्लेस किया गया एंड द बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट इन फर्स्ट चेम्बर, जो कि कंट्रोलिंग चेम्बर था, वो ये डिटरमाइन करता था कि व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट इन द सेकंड चेम्बर। यानी योक्ड चेम्बर वाले एनिमल के साथ क्या होगा, वो फर्स्ट चेम्बर में, कंट्रोलिंग चेम्बर में जो एनिमल है उसके रिस्पॉन्सेज पे, उसके बिहेवियर से के द्वारा डिटरमाइन होगा। So in a study conducted by Catania and his colleagues, the subject in the controlling chamber responded on an ordinary VR schedule. तो controlling chamber वाला जो subject था उसने ordinary VR schedule पे उसको रखा गया। Each time the subject completed the VR requirement, दो चीज़ें होती थी। This subject would receive a reinforcer और एक reinforcer जो है वो store हो जाता था yoked chamber में भी, and the next response of the yoked subject would collect it। तो योक्ड वाला भी, उसको भी, उसके लिए भी एक रीइंफोर्सर वहाँ जाके स्टोर हो जाता था उसकी योक्ड चैम्बर पे, और नेक्स्ट रिस्पॉन्स अगर वो देता था जब भी, तो उस सब्जेक्ट के पास जो है उसको भी रीइंफोर्सर मिल जाता था। बिकॉज द टाइम ऑफ शॉर्टेज वर इरेगुलर द स्केड्यूल इन द योक्ड चैम्बर। तो बिकॉज इस पूरे स्केड्यूल के दौरान आप देखेंगे कि योक चैम्बर वाले पे ऑटोमेटिकली वी आई स्केड्यूल ऑपरेट हो रहा है, सिंस एवरी रीइंफोर्सिंग द कंट्रोलिंग चैम्बर वाज पेयर्ड विद द रीइंफोर्सर इन द योक चैम्बर। दिस प्रोसीजर इक्वलाइजेस बोथ द नंबर ऑफ रीइंफोर्सर्स इन द टू चैम्बर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम। क्योंकि रीइंफोर्सर कंट्रोलिंग चैम्बर में जो मिल रहा है उसकी कहीं ना कहीं एक पेयरिंग है योक चैम्बर वाले के साथ। So this procedure kind of equalizes both and number of reinforcer दोनों में same रहेंगे and the distribution over time is also same. So despite the equal reinforcement rate, subjects on VR schedule वो हमेशा fast response rate दिखाता है दैन देयर काउंटरपार्ट्स जो VI स्केड्यूल वालों से अगर कंपेयर करें तो रिस्पॉन्स रेट ऑफ VR स्केड्यूल वाले एनिमल का ज़्यादा होगा रादर दैन द रिस्पॉन्स रेट ऑफ VI स्केड्यूल वाला एनिमल। इसको एक्सप्लेन किया गया है मॉलिक्यूलर थ्योरी के द्वारा, दैट सेज कि फोकसेस ऑन स्मॉल स्केल इवेंट, कि एनिमल जो है या सब्जेक्ट जो भी है वो स्मॉल स्केल इवेंट पे फोकस कर रहा है। द मोमेंट बाय मोमेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पॉन्सेज एंड द रीइंफोर्सर इज द फोकस। तो मोमेंट बाय मोमेंट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड द रीइंफोर्सर इज द फोकस। मॉलिक्यूलर थ्योरी यूजुअली डिस्कस करती है उन इवेंट्स को जो अकर करते हैं इन द टाइम स्पैन ऑफ लेस देन 1 मिनट। ठीक है, जैसे मोस्ट पॉपुलर मॉलिक्यूलर थ्योरी है IRT रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसे कहते हैं इंटर रिस्पॉन्स टाइम रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इंटर रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्स रेट स्लो होता है VI स्केड्यूल में रादर दैन द VR स्केड्यूल, बिकॉज VI स्केड्यूल में एनिमल को पता लगता है कि लॉन्ग इंटर रिस्पॉन्स टाइम, लॉन्ग पॉजेस बिटवीन द रिस्पॉन्सेज आर द वंस जो फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्स होते हैं ऑन अ VI स्केड्यूल। की लंबा पॉज, रीइंफोर्समेंट बहुत दूर है और टाइम के बेसिस पे जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ठीक है, तो the long pause between the responses are the ones that are frequently reinforced on VI schedule. Then we have कि when a subject is switched from a continuous reinforcement schedule to a VR schedule, तो उसके responses uniformly distributed नहीं होते over the time. Instead उसके responses जो हैं वो कैसे होते हैं, क्लस्टर में होते हैं या बर्स्ट में होते हैं एकदम से। Now this tendency to respond in burst, मतलब एकदम से बहुत सारे responses देना, this could lead to selective strengthening of the short IRTs on VR schedule. तो VR schedule में क्या होगा कि उसने जल्दी जल्दी जो responses दिए उनमें से किसी एक response में उसको reinforcement मिल गई, तो ये जो उसकी tendency है to respond in burst, तो ये this could lead to selective strengthening of that
IRTs। तो शॉर्ट IRTs सिलेक्टिवली रीइंफोर्स होते हैं VR स्केड्यूल में, ठीक है। शॉर्ट IRTs सिलेक्टिवली रीइंफोर्स करा जाता है VR स्केड्यूल पे। हम देखते हैं कि शॉर्ट IRTs रीइंफोर्स होते हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? नॉट ऑब्जर्व्ड इन ऑल द सिचुएशन। नाउ दिस इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन ऑल द सिचुएशन। द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड इन बर्स्ट कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस थ्योरी। तो ये टेंडेंसी जो है रिस्पॉन्डिंग इन बर्स्ट, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑलमोस्ट। हर सिचुएशन में आप VR स्केड्यूल पे नहीं देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म बर्स्ट में रिस्पॉन्स कर रहा हो, और ये टेंडेंसी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस थियोरी को, बिकॉज प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में this tendency is evident. So Moller theory क्या कहती है कि it deals with large scale measures of behavior and reinforcement, ठीक है, कि ये large scale measure of behavior और reinforcement से related है कि कितनी ज़्यादा like reinforcement या कितनी ज़्यादा बात एक behavior को show किया गया है। Moller theory discusses relationships measured over at least several minutes, often over the entire length of an experimental session. Basically, कई minutes तक या पूरे एक length of a experimental session, पूरे एक experimental session तक कैसे animal respond करता है, कैसे उसको reinforcement मिलती है, इसके बारे में discussion होती है Moller theory में। Moller theory of VI-VR difference might be called the response reinforcer theory। और जो VI और VR की डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जिस मोलर थियोरी का हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स रीइंफोर्सर कोरिलेशन थ्योरी। क्या कहती है रिस्पॉन्स रीइंफोर्सर कोरिलेशन थ्योरी? रिलेशनशिप इज़ ऑफ ग्लोबल नेचर। रिस्पॉन्स रीइंफोर्सर के बीच रिलेशन जो है ये ग्लोबल नेचर का है, एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन एवरेज रिस्पॉन्ड रेट एंड ओवरऑल रीइंफोर्समेंट रेट, ये चेक करते हैं हम, ठीक है। एवरेज कितना एक सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करता है एंड ओवरऑल रीइंफोर्स कितनी बार किया गया है उस एनिमल को। एज यू कैन सी VI में देखिए कैसे रिस्पॉन्ड 60 रीइंफोर्सर पर आवर थे, फिर एकदम से जो लाइन है कि स्ट्रेट होती जा रही है, जबकि VR की लाइन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। VR 60 का ही दिया गया है, तो द लाइन इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट विद द रीइंफोर्सर्स इंक्रीजिंग एज पर द टाइम इज़ गोइंग ऑन, राइट। VR 60 में हम देखते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है रिस्पॉन्स रेट के और रीइंफोर्समेंट रेट के बीच में, कि रिस्पॉन्स रेट 60 रिस्पॉन्सेस का है पर मिनट, इट प्रोड्यूसेस 60 रीइंफोर्सर पर आवर। So 90 responses per minute will produce 90 reinforcer per hour। तो ऑलमोस्ट इक्वल सा रिलेशन है, लीनियर है कि 90 रिस्पॉन्स देगा तो 90 रीइंफोर्सर मिल जाएंगे ऑलमोस्ट उसको, और 60 रिस्पॉन्सेस देगा तो 60 रीइंफोर्सर मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। वेयर एज ऑन अ VI स्केड्यूल 60 सेकेंड्स का स्केड्यूल है, सो ऑन अ VI ऑफ 60 सेकेंड स्केड्यूल है ना, वेरिएबल इंटरवल का स्केड्यूल अगर हमने 60 सेकेंड रखा है, नो मैटर जितनी जल्दी सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड कर ले, फिर भी हम 60 से ज़्यादा रिस्पॉन्सेस रीइंफोर्सर उसको दे ही नहीं सकते पूरे 1 घंटे में, क्योंकि अगर हम ऑलमोस्ट हर उसमें रिस्पॉन्ड कर देते रहेंगे उसको रीइंफोर्सर, तो वो तो कॉन्टीन्यूस बन जाएगा ना रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल। इफ़ यू लॉजिकली थिंक ऑफ इट, तो वो वेरिएबल इंटरवल तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए 60 से ज़्यादा तो वो 1 घंटे में नहीं ले सकता रीइंफोर्सर को। सो सच रिलेशनशिप्स आर ऑब्टेन्ड ओनली ओवर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के रिलेशंस को ऑब्टेन किया गया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आर ऑब्जर्व्ड। क्रिटिसिज्म क्या है? इस टॉपिक पे अभी भी डिबेट चल रही है, और यहाँ इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप देखिए इंटेलेक्चुअल डिमांड्स कितनी ज़्यादा हैं सब्जेक्ट से, कि वो अंडरस्टैंड करेगा कौन सा स्केड्यूल है, कब रिस्पॉन्ड करना है, कब नहीं। तो वो इंटेलेक्चुअल डिमांड्स बहुत हैं, कोग्निटिवली क्या क्या राइट्स या और सब्जेक्ट्स इतना सोच भी सकते हैं, तो वो एक क्रिटिसिज्म है इस थियरी का।